औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम हमेशा आपके साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम पाकिस्तानी जिन मुश्किलात का शिकार हैं उन मुश्किलात को हल कर सकें, उनका कोई ना कोई सद्दे-बाब कर सकें। मुश्किलात का सद्दे-बाब उस वक़्त हो सकता है जब हमें उन मुश्किलात जो हमें दरपेश हैं उनकी वजूहात सामने आ जाए। वो वजूहात एक जो अपरेंटली हैं, एक वो वजूहात जो क्रिएट की जाती हैं जिनकी वजह से वजूहात मुश्किलात पैदा कर रही हैं। वो जिनकी वजह से जिन वजूहात की वजह से मुश्किलात पैदा हो रही हैं वो जानना ज़रूरी है उन मुश्किलात को हल करने के लिए। तखलीस उर्दू की बात हो रही, पर बॉटम लाइन ये है कि नाज़रीन, हम पाकिस्तानी सनत और मईशत कमज़ोर होने की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे, और सनत और मईशत को कमज़ोर रखने की जो साजिश है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही की है। जब अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करता था 1881 में, तो उन्होंने एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्रिएट किया जिसके तहत जो हिंदुस्तानी थे उनसे उनके पास जो सेविंग है वो सूद पे कैसे रिसीव करनी है। और पाकिस्तान बनने से पहले वर्ल्ड वार 2 जंग अजीम दोम, उसमें 1944 में एक पब्लिक डेट 1944 में एक एक्ट आता है जिसके तहत कि किस तरीके से सूद डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से सूद को फैलाना है आने वाले वक्त में इस कॉन्टिनेंट में। हम पाकिस्तानियों ने पब्लिक डेट एक्ट 1944 को इम्प्लीमेंट हम पाकिस्तानियों पे किया, हम पाकिस्तान पे किया। इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है कि जिसमें कि एक कानून बनाया जाता है जिसके तहत गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं इंस्ट्रूमेंट इशू करूंगी, प्रॉमिसरी नोट इशू करूंगी, मैं कोई ना कोई सुकूक इशू करूंगी आज की ज़बान में, कि जिसके तहत जो पैसा अवाम के पास है वो गवर्नमेंट के पास आए और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देगी अवाम को, ताकि अवाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ना जाएं, अवाम इंडस्ट्रियलिस्ट उधर ना जाएं, आम इंडस्ट्री लगाने की तरफ ना जाएं। अवाम सिर्फ और सिर्फ जिनके पास पैसा है वो घर बैठे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे दें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर इंटरेस्ट देगी। ये 1944 का एक्ट है, इसके ऊपर आज बात करेंगे क्योंकि 22 करोड़ लोग गरीब हैं पाकिस्तान में और चंद लाख लोग अमीर तर हैं जो कि पॉलिसी प्रोटेक्टेड में बिजनेस में काम कर रहे हैं, जिसमें बैंक भी शामिल हैं, जिसमें एनर्जी पॉलिसी के लोग भी शामिल हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। वो जो पॉलिसी प्रोटेक्टेड बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेनिफिट उठा रहे हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन 22 करोड़ लोग फिर भी गरीब हैं। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उससे पहले 3 साल ये लॉ आया था। नाज़रीन, हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जो पब्लिक डेट एक्ट 1944 ये एक डेट ट्रैप है जो कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही प्लान कर दिया गया था। इसको कहते हैं खुफिया मंसूबा बंदी, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 1947 की आज़ादी से पहले ही कर्ज़ों का जाल तैयार कर दिया गया था हम पाकिस्तानियों के लिए। इसके लिए प्रेजेंटेशन एक छोटी सी बनाई है कि हम ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो सकते हैं जिनकी वजह से हम पाकिस्तानी इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। नज़ीर, क्या सिचुएशन थी उस वक़्त जब आज से चंद साल पहले हम पाकिस्तानियों पे कर्ज़ की मिकदार क्वांटम सिर्फ 30,000 अरब था, आज वो 90,000 अरब है। आज से 6 दहाइयाँ 7 दहाइयाँ पहले चले जाएं, 1970 में उस वक़्त जो कर्ज़ था वो 30 अरब रुपये था सिर्फ, आज 90,000 अरब रुपये है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्ट स्क्रीन पे आपको नाज़रीन नज़र आ रहा है, पब्लिक डेट एक्ट 1944, इसकी वजह से हम पाकिस्तानी आज मॉडर्न स्लेव बन चुके हैं। अंग्रेज़ों ने जाने से पहले मंसूबा बंदी की
कि हम हिंदुस्तान से जा रहे हैं, लेकिन इनको ये एक कानून दे जाएं जिसके तहत वो इस कानून में ट्रैप रहें। और लिटरली आज भी हम इस कानून के शिकंजे में। अभी चलते हैं इसके ऊपर कि ये हमारा कंसल्टेटिव प्रोसेस है नाजरीन, हमारी एफर्ट है कि आने वाला कल ज़रा बेहतर हो जाए। एक पॉइंट है इस एक्ट में, वो ये कि एक हिडन प्लान था 1947 की आज़ादी से पहले। कर्ज़ों का जाल पहले तैयार कर दिया गया। जब पाकिस्तान बना तो एक कर्ज़ों के जाल के साथ एक कानून था जिसको हमने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। ये इसी तरह है कि रोड्स का, बैंक्स का और लैंड्स का सिस्टम ऐसा बना दिया जाए, ऐसे रूल्स बना दिए जाएं जिनकी वजह से हम बंदों को, इंसानों को और मादनियात और रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हो। ये कानून बनाया गया जिसके तहत हम पाकिस्तानी उनके कंट्रोल में चले गए। तो ये कानूनी और भी कवानीन थे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कानून है जिसके तहत बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसका इंचार्ज बना दिया गया कि इस एक्ट के तहत जो गाड़ी ड्राइव करेगा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। इसकी जितनी पावर्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कर्ज लेना चाहती है वो रूल जो चाहे बना ले, उसकी जो ड्राइविंग सीट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। इसको देखते कि इसका पर्पस क्या था। इस एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट टू मैनेज हाउ द गवर्नमेंट बारोज मनी एंड हैंडल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये पर्पस था कि इस लॉ के तहत हम जो कर्ज लेना है आवाम से उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें और बेहतरीन तरीके से फैला सकें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाज़रीन क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, नोट है, सर्टिफिकेट है, प्रोमिसरी नोट है, जिसके तहत गवर्नमेंट पैसे लेके और एक नोट बना के दे देती है कि जी ये आपने हमें इतना कर्ज दिया। आज की लैंग्वेज में इसको कहते हैं सुकूक। आम फहम लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि जी अगर मैंने किसी से कर्ज लेना है तो मैं एक डॉक्यूमेंट लिखूंगा और उसके हैंडओवर कर दूंगा कि मैंने तुमसे इतना कर्ज लिया और इतने सूद पे लिया। वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दे दी है कि हम इतना कर्ज आपसे ले चुके हैं, आवाम से, इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से, ताकि उसकी बेस पे हम कोई ना कोई गवर्नमेंट के खर्चे कर रहे हों। और मज़े की बात है नाज़रीन कि ये जब 1944 का एक्ट है, जैसे ही पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इसके अंदर अमेंडमेंट की गई कि ये एक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है। और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जिस तरह मैंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दे दी गई। और इसमें जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ के जो रूल रखे गए उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉट लायबल फॉर अमाउंट देयर ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ए पर्सन शैल नॉट बाय रीजन only of his having transferred a government security be liable to pay any money due either a principal or as interest thereunder। It mean कि हमने पाकिस्तानियों को इस डेट एक्ट के तहत शिकंजे में डालने के लिए भरपूर तरीके का इंतज़ाम किया और वाकई उन्होंने ट्रैप किया। एक वक़्त था कि 30 अरब रुपए कर्ज था और आज एक वक़्त है कि 90,000 अरब कर्ज है, लेकिन ये एक्ट अपनी जगह पे उसी तरह सलामत है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 22 एक्ट का ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, कि लीगल डिस्चार्ज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन सिक्योरिटीज़, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट पे करेगी जितनी सिक्योरिटीज वो इशू करेगी। ये जबरदस्त। और इसी में ही बेरर ऑफ बॉन्ड्स, कि जो भी बॉन्ड्स रखता होगा गवर्नमेंट के इशू किए हुए उनको सूद दिया जाएगा। और इसके ऊपर एक और मजे की क्लॉज है कि 6 साल तक अगर गवर्नमेंट लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट एंड्स आफ्टर 6 years अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी ये है कि उस बॉन्ड पे 6 साल के बाद वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, 6 साल तक पे करती रहेगी। और 6 साल के बाद वो स्पेसिफाइड कर दे, अमेंड कर दे, ना करे, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों से पैसे लिए हैं तो वो 6 साल तक इंटरेस्ट दे सकती है, अदरवाइज वो उसमें अमेंडमेंट कर देगी। डॉक्यूमेंटेशन इसकी डिटेल है नाजरीन, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊं कि इस एक्ट को बने हुए चंद साल हुए,
इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ। 1948, 49, 50, 51, 52, 53 में हमने थोड़ा थोड़ा सूद पे किया, और उस सूद के तहत जो कि हमने कर्ज अवाम से लिया और इधर उधर दोस्तों से लिया, उसके ऊपर चूंकि सिक्योरिटीज़ थी, हमने सूद अवाम को दिया। और जो फॉरेन ताकतें थी कुछ, उनसे जो सूद लिया, उनसे जो कर्ज लिया उस पर सूद दिया। लेकिन जब 1970 की बारी आती है नाजरीन, 1970 से लेके आज तक हमने इस एक्ट में अमेंडमेंट करते रहे, क्योंकि 1959 में लैंड रिफॉर्म एक्ट सदर अयूब साहब लाए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इनकम तबाह हो गई, और हमने 1959 से लेके 70 तक लगातार गंदम इंपोर्ट की अमेरिका से PL 480 के तहत। उस गंदम के तहत जो पाकिस्तानियों ने रुपये देने थे गंदम खरीदने के, वो एंड ऑफ द डे एक कर्ज की सूरत में USA को सेटल किया गया, और उसके बाद पाकिस्तानियों के पास सर्कुलेशन के लिए पैसे इतने नहीं थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फंड्स इतने मौजूद नहीं थे, तो एक स्ट्रगलिंग फेज़ आ चुका था। अब आपको भी याद होगा कि चीनी भी अवेलेबल नहीं थी और चीनी महंगी भी हो रही थी, और इसी सिचुएशन में पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं थे। अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक रेस्क्यू प्लान आया कि जो कुछ पाकिस्तानियों के पास रह गया है सूद पे, वो भी उठा लो। अब उस सिचुएशन में 1971 और 72 में नेशनल सेविंग सेंटर्स जो बनाए गए, जिन्होंने सेविंग सर्टिफिकेट बेचना शुरू किए, और उसी तरह खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड नेशनल डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स 1972-73 में बनाए गए, जो कि 1990 तक मार्केट में सर्कुलेट करते रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दुकानें लगा ली इस एक्ट के तहत कि वो सर्टिफिकेट्स बेच रही है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बेच रही है अपने नेशनल सेविंग सेंटर्स के तहत। उसके बाद खास डिपॉजिट अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए गए 74 और 75 में। नाज़रीन, 71-72 में सेविंग सर्टिफिकेट हैं, 72-73 में नेशनल डिपॉजिट सर्टिफिकेट हैं, और उसके बाद 74-75 में ये खास डिपॉजिट अकाउंट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसके तहत पाकिस्तानियों के पास जो सरप्लस फंड्स थे, जो वेल्थ सर्कुलेशन के, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज के तौर पर ले ली। अब आगे प्रॉफिट कम बिजनेस डिपॉजिट अकाउंट्स फिर रिप्लेस कर दिए गए नेशनल डिपॉजिट अकाउंट्स के साथ 1976 और 77 में। ये एक प्रोसेस 5 स्टेप, और छठा स्टेप आ गए उसके बाद 76-77 में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स डिसकंटिन्यू कर दिए गए, और प्रीमियम सेविंग सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किए गए 79-80 में, जो कि 83 में फिर डिसकंटिन्यू कर दिए गए, और महाना सेविंग अकाउंट्स, स्पेशल सेविंग अकाउंट्स ये इंट्रोड्यूस कराए गए मार्च 1983 में, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड और बेरर एंड स्पेशल सेविंग अकाउंट्स इंट्रोड्यूस कराए गए उसी असना में। उस स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो डिसकंटिन्यू जो इशू किए थे वो 1997 को डिसकंटिन्यू भी कर दिए गए। इसी तरह नाजरीन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इशू किए गए जो कि 1993 तक चलते रहे, और नेशनल सेविंग बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए जो कि 2010 में अभी रिसेंटली किए गए, और प्राइस बॉन्ड्स 25,000 का, 10,000 का, 5,000 का, ये 1995 में इशू किए गए और 1998 में इशू किए गए। और यही डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिनोमिनेशन 15,000, 750, 750, 1500, 40,000 के, 2,000 के, और पेंशन फंड्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, सब के सब एक पर्पस के लिए कि पाकिस्तानियों के पास अगर कोई लिक्विड कैश है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पास ले जाए। ये एक, और उसके साथ यही यहां बात नहीं खत्म होती नाज़रीन, नेक्स्ट शीट पे शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया, और उसी तरह प्राइस बॉन्ड नए डिनोमिनेशन के इशू किए गए, और प्रीमियम प्राइस बॉन्ड भी इशू किए गए। ये तमाम 18-19 किस्म की कैटेगरीज के सर्टिफिकेट और सिक्योरिटीज इशू की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में कि पाकिस्तानियों के पास जो फंड्स हैं वो अपने पास ले जाए। अब नाज़रीन, इसमें मैं आपको हिकमत बताता हूं। फर्ज करें कि चंद साल पहले पाकिस्तानियों का डोमेस्टिक डेट 30,000 अरब था। ये 30,000 अरब का मतलब है नाज़रीन कि अगर 100 रुपए का डॉलर है तो 300 अरब डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के तहत
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू रिसीव किया पाकिस्तानियों का। ये 300 अरब अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में चला गया, जो उन्होंने यूज किया, अब्यूज किया, मिस यूज किया, जो भी कह लें, ये पिछले कर्ज उतारने के लिए लिया, लेकिन 300 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का उनके पास। अब ये 30,000 अरब आज अगर जब वापस करना है और 300 रुपए का डॉलर हो जाए तो ये 100 बिलियन डॉलर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानियों को वापस करेगी। इस सिचुएशन में 200 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तानियों को हो गया। वो पाकिस्तानी जो सूद पे जमा कराते हैं उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आपने 300 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैंकों के थ्रू, स्टेट बैंक के थ्रू और डायरेक्टली आपने सिक्योरिटीज में दिए थे, लेकिन जब वापस करने की बारी आती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेंसी डिवैल्यूएशन के थ्रू आपको जो पैसे वापस करती है वो 300 बिलियन डॉलर नहीं होते, वो 100 बिलियन डॉलर है। 200 बिलियन डॉलर का कोलैटरल डैमेज दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने खर्चे अपने सूद की मद में और लोन की इकसात के मद में बहुत ज्यादा अपना डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत अप्रूव किया हुआ है। उसकी सिचुएशन ये है कि 272 ट्रिलियन हमने पे कर दिया 30 ट्रिलियन कर्ज उतारते उतारते, लेकिन 30 ट्रिलियन कर्ज उतरा नहीं है। 272 ट्रिलियन दे भी दिया, लेकिन 30 ट्रिलियन बढ़ के 90 ट्रिलियन तक पहुंच गया। जून 2025 की बात कर रहा हूं। आज ये 90,000 अरब से 90 ट्रिलियन से ऊपर ही है कहीं कर्ज। सो पॉइंट ये है नाजरीन कि इस एक्ट के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पब्लिक डेट मिसमैनेजमेंट करता है, एडवर्स मैनेजमेंट करता है, जिसमें वो अपना फायदा देखता है, अपना प्रॉफिट कमाता है। वो पाकिस्तानियों का प्रॉफिट नहीं देखता। वो देखता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जैसी कैसी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान खड्डे में गिरता है, गिरा दें। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, पहुंचा दें। ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है नाजरीन। इस कंसल्टेटिव प्रोसेस में हमने सिर्फ एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है कि हम अपनी प्रॉब्लम को समझ लें कि प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है, ये हमने समझना है, उसी पे काम करना है। इस कंसल्टेटिव प्रोसेस का आप हमारा हिस्सा बने इंशाल्लाह। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पब्लिक डेट एक्ट 1944 क्या है, जिसके तहत हम मॉडर्न स्लेव हो गए। वो एक्ट है जिसके तहत पाकिस्तानियों से पैसे लिए और पाकिस्तानियों को सूद दिया। इस सारी सिचुएशन को इंटरनेशनली भी जब डेट के तहत हमने पाकिस्तानियों से पैसे लिए या फॉरेन ताकतों से पैसे लिए हैं, अगर फॉरेन ताकतों से पैसे लिए हैं जिस तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ US है, एनी अदर इंस्टीट्यूशन, पेरिस क्लब, उनसे जो हमने फॉरेन करेंसी में डेट एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर कर्ज भी देना है और करेंसी डिवैल्यूएशन की मद में उनको कंपनसेट भी करना है। और हमने डॉलर खरीदने हैं जिसकी वजह से डॉलर डिमांड बढ़ेगी। जब हमारे पास डॉलर नहीं होंगे और डॉलर की डिमांड होगी नाज़रीन, तो उस वक्त करेंसी पे प्रेशर पड़ेगा, पाकिस्तानी करेंसी नीचे जाती जाएगी और US करेंसी या फॉरेन करेंसी का वैल्यू ऊपर बढ़ता जाएगा, जिसका नुकसान सरासर पाकिस्तानी को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 300 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था और उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हमने वापस लिया तो 100 बिलियन डॉलर लिए। दूसरे लफ्जों में जब हम फॉरेन डेट 100 बिलियन डॉलर लेंगे, पाकिस्तानियों के पास अगर 100 रुपए का डॉलर होगा तो 10,000 अरब हमें पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे। लेकिन जब हमने वापस करना है और 300 रुपए का डॉलर होगा तो हमने 30,000 अरब वापस करने हैं। हमने 10,000 अरब लिए थे, अब 30,000 अरब वापस करेंगे। सो इस तरह दोनों तरफ से हम पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचता है और डॉलर की डिमांड मेंटेन रखती है। नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि USA फाइनेंशियल इकोनॉमी का बादशाह है। क्यों? क्योंकि उसने डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में क्रिएट करके रखी हुई है। डॉलर की डिमांड क्रिएट कर दी, उसका फायदा गवर्नमेंट ऑफ US को है, चाहे वो ऑयल के साथ पैक करके की, चाहे वो GCC में कुछ मालिक हैं जिनके साथ पैक करके अपनी करेंसी को मेंटेन सस्टेन किया,
चाहे किसी भी तरीके से ब्रिटिश पाउंड के साथ करके किया, यूरो से करके किया, हमने अगर डॉलर की डिमांड क्रिएट कर दी तो डॉलर करेंसी सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने कागज के टुकड़े को वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी वैल्यू करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पैग हो गया। और सोने की वैल्यू भी डॉलर के साथ पैग किए रखी, मेरा ख्याल है कि 100-150 साल। अब सिचुएशन ये है कि अगर सोने की वैल्यू डॉलर के साथ पैग करके सोने और डॉलर की वैल्यू को बराबर किया जा सकता है, तो इसके पीछे हिकमत क्या थी? वैल्यू, टू मेंटेन वैल्यू, टू रिटेन वैल्यू। अब डॉलर की डिमांड चूंकि उस तरीके से नहीं रही, ब्रिक्स आ रही है, ब्रिक्स का प्रेशर है, रशियन प्रेशर है ऑयल के ऊपर, चाइनीज प्रेशर है, फिजिकल चाइनीज प्रेशर है फिजिकल डिमांड के ऊपर कि जी फिजिकल कमोडिटी की है। अब सारी सिचुएशन में जब यूएसए पे प्रेशर आया कि डॉलर की डिमांड कम होनी शुरू होगी, तो उसी सूरत में यूएस ने प्रमोट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन, वर्चुअल एसेट। बिटकॉइन वर्चुअल एसेट है क्या? अब ये एक नई प्लानिंग है, एक नई खुफिया प्लानिंग है, जिसके तहत डॉलर की डिमांड को सस्टेन करने के लिए पूरी दुनिया में वर्चुअल एसेट को प्रमोट किया जा रहा है। उसी सिलसिले में नाज़रीन कि वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस 2025 अभी एक स्टेप लिया है हमारे सदर पाकिस्तान ने, लेजिटिमाइजिंग वर्चुअल एसेट। इसमें हलाल क्या है, इसमें हराम क्या है, इस सिलसिले में हमारी डिस्कशन होगी अभी इस सेशन में कि वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस मार्क्स पाकिस्तान फर्स्ट comprehensive legal framework for regulating digital assets and services, enacted on July 8, 2025 under Article 89 of the Constitution of Pakistan। इतनी जल्दी है सदर पाकिस्तान को कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये एज एन एक्ट, एज एन बिल नेशनल असेंबली में नहीं भेजा गया, पहले ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, क्योंकि प्रेशर है कि डॉलर की डिमांड को सस्टेन करना है, तो वर्चुअल एसेट के लिए, वर्चुअल एसेट को सिक्योर करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क के लिए जल्दी है कि हमने ऑर्डिनेंस ही पास कर दिया 8 जुलाई को। हालांकि प्रोसेस से होता है किसी भी एक्ट का, ये भी एक ऑप्शन है 89 के तहत, लेकिन नॉर्मली ये है कि कोई भी बिल अगर पास करना है तो वो आसानी से कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली में पेश करेगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, बहस होगी, मुबाहिजा होगा तो पास होगा। लेकिन इस बिल के लिए, इस ऑर्डिनेंस के लिए जल्दी ज्यादा थी, तो हमने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। हाँ, इसमें हलाल और हराम तो है ही है, उसकी डिस्कशन हमारी एक इंशाल्लाह अलग टॉपिक पे होगी। अब इस लॉ की मोटी मोटी जो कंडीशंस हैं ये कि सबसे पहले एक अथॉरिटी बनेगी, जिस तरह एलडीए अथॉरिटी है, जिस तरह सीडीए अथॉरिटी है, जिस तरह ये 2 अथॉरिटीज हैं, उसी तरह एक अथॉरिटी, जिस तरह रहमतुल आलमीन अथॉरिटी है, उसी तरह एक अथॉरिटी बना दी गई, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी है, इसके बोर्ड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा सबसे पहले, एससीसीपी होगा, एफबीआर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे, यानी कि तमाम मिनिस्ट्रियों का मजमुआ इनके बोर्ड मेंबर्स होंगे। और वर्चुअल एसेट, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ और इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग फिएट करेंसी सिक्योरिटीज और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उनका जी जो हमारी करेंसी चल रही है ना, पाकिस्तान रुपी, डॉलर, जो भी करेंसी, फिएट करेंसी है, जो पेपर करेंसी है, वो इसमें शामिल नहीं है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी शामिल नहीं है, और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सुकूक जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है वो शामिल नहीं, उसके अलावा जो मर्जी शामिल कर लें। अब ये जो डिजिटल एसेट ऑर्डिनेंस आया है, इसके पीछे पिछले प्रोग्राम में मैंने ये भी बताया था कि कुछ यूएसए से दोस्त भी आए हमारे, और उन्होंने आके प्रमोट किया कि जी बिटकॉइन को प्रमोट करें, क्योंकि सदर ट्रंप साहब इसको चाह रहे हैं कि जी ट्रंप इसको प्रमोट होना चाहिए। अब बिटकॉइन हो या डिजिटल एसेट जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं, उसकी भी कहानी भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं, वो सिचुएशन क्या है। अब इसमें इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी, टोकन, एनएफटीज, एसेट बैक डिजिटल यूनिट्स, ये सारे इसमें शामिल होंगे। इसकी लाइसेंसिंग वगैरह के लिए जो अथॉरिटी बनी है नाज़रीन, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, उनको लाइसेंस दिए जाएंगे।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उसूल देखे जाएंगे, KYC होगा, ऑपरेशनल ऑडिट होंगे, रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होगा और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अलाउ स्टार्टअप्स टू टेस्ट प्रोडक्ट्स अंडर सुपरविजन बिफोर फुल लॉन्च, एनकरेजेस इनोवेशन व्हाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नाज़रीन, इसको पूरे का पूरा इन्होंने सोल्यूशन दिया है, इसको शरिया कंप्लायंस की ऑप्शन भी दे दी कि जो आपने बिटकॉइन क्रिएट करने हैं वो शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी ले लें, और उसमें शरिया एडवाइजरी कमेटी भी बना दी कि वो उन्होंने देखना कि इस्लामिक फाइनेंस मैंडेटरी कंप्लायंस है कि नहीं है, और एपलेट ट्रिब्यूनल भी बना दिया कि एपलेट ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट है, जो कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो अथॉरिटी, जिस तरह नेपरा अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट तो वो ऑर्डर देती है, अपने तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसमें अगर कोई नेपरा ने ही गलती की है, नेपरा ही कहीं गलत है, अब उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उस पहले वो अपने पास खुद फैसला करेगा कि मैंने कोई गलती की है कि नहीं की। इसी तरह ये अथॉरिटी जो इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगी, ऑर्डर करेगी। इसी तरह ट्रांजैक्शन जो 8 जुलाई से पहले किए हैं वो इसके अंदर कवर नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी स्टेटस है, 120 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने इसको प्रूव करना है। अब ये कि पहले पार्लियामेंट में नहीं डाला गया, लेकिन ऑर्डिनेंस क्रिएट कर दिया गया कि पार्लियामेंट अब इसको प्रूव कर दे। अब नाज़रीन, ये जो लॉ बनाया गया है, ये कहाँ से कॉपी किया हमने? एग्जैक्ट कॉपी किया है या हमने दुनिया में UAE से कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ इंडिया से लिए, कुछ यूरोप से लिए, कुछ सिंगापुर से लिए, कोई हाइब्रिड सा चूजा बना दिया? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ये जो बिटकॉइन वर्चुअल एसेट को लेजिटिमाइज करने के लिए कुछ चीजें कॉपी की हैं UAE से, हमने कुछ चीजें कॉपी की हैं इंडिया से, कुछ चीजें कॉपी की हैं यूरोप से, कुछ सिंगापुर से। उस सिलसिले में जो प्रेजेंटेशन, वाइल नॉट डायरेक्ट कॉपी, द ऑर्डिनेंस ड्रॉज हैवीली फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कि स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी जो PVARA, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मिरर्स द UAE's वारा virtual asset regulatory authority including sandbox licensing tiers and sharia compliance mechanism। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमने UAE से कॉपी किया, और यूरोप और सिंगापुर से जो हमने कॉपी किया है FATF गाइडलाइंस मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट के मुतालिक जो कंप्लायंस है, हैवी फ्रेमवर्क है, और सिंगापुर का मैस रेगुलेशन है, वहां से हमने कॉपी किया। और तीसरा जो इंडिया का है, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस आल्सो रिफ्लेक्ट सम एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज टैक्स एंड AML अप्रोच दो विद क्लियर लाइसेंसिंग एंड इस्लामिक फाइनेंस इंटीग्रेशन। डेफिनेटली ये एक हाइब्रिड चूजा है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, हाइब्रिड लॉ है, जिसको हमने 4-5 जगहों से कॉपी करके इंप्लीमेंट कर दिया। ये वही सिचुएशन है आज से 2012-13 में जब हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट लॉन्च करना था, बनाना था और पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया हुआ था, वो भी इसी तरह हाइब्रिड चूजा था जो हमने डिफरेंट मुल्कों से लेकर कॉपी पेस्ट कर दिया। उसको देखा ही नहीं कि पाकिस्तान के लिए सूटेबल है कि नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा हमारे हर्डल्स आई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त, उससे पहले पीपल पार्टी की और उसके बाद PTI की, लेकिन हम PPP मोड में बहुत ज्यादा नाकाम रहे। कोई जेन्युइनली कोई हम प्रोजेक्ट ना कर पाए जो होना चाहिए था, जितनी डिमांड थी उस वक्त। सो ये भी एक हाइब्रिड लॉ है जिसको कि सदर पाकिस्तान, मुअज़्ज़िज़ सदर पाकिस्तान साहब ने अप्रूव किया। किस प्रेशर में किया, कितनी जल्दी में किया कि हमने पार्लियामेंट में इसको बिल में पेश नहीं कर सकते थे। इसको नाज़रीन फर्दर अगर हम इसको देखें कि इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान के साथ किस तरह मैच करती है, कि इंडिया ने जो इस वक्त काम किया उसकी लीगल रिकग्निशन में वर्चुअल जो एसेट, डिजिटल एसेट्स हैं, दे आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एसेट इन देयर इनकम टैक्स 2025 सब्जेक्ट टू 30% कैपिटल गेन एंड 1% TDS ऑन ट्रांजैक्शन ओवर 10,000 रुपीज़। और ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि बिटकॉइन है, लीगल टेंडर नहीं है। अगर कोई डिजिटल एसेट है वो लीगल टेंडर नहीं है। मैं दूध लेने गया हूं, मैं उसको डिजिटल एसेट नहीं दे सकता क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है, मैं उसको रुपए दूंगा। अब इस बात की है कि अगर मैंने डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर दिए हैं रुपयों की बजाय, तो फिर क्या होगा? सो इसी सिचुएशन को इंडिया कंट्रोल ना कर सका है, जिसकी वजह से 2488 करोड़ का टैक्स का लॉस हुआ। क्यों? कि मेरे पास डिजिटल एसेट हैं और मैंने दूध जो खरीदा है, जो ट्रांजैक्शन खरीदी है, बजाय इसके कि मैं बैंक से ट्रांसफर कर दूं,
मैंने उसको बिटकॉइन दे दिए हैं या डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया है कि जो कि इनकैशेबल है डॉलर में या रुपी में। तो इस सिचुएशन में जो बाहर से सेल परचेज हुई उसकी वजह से 2488 करोड़ का नुकसान हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो अब जब डिजिटल एसेट पाकिस्तान में आएंगे तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो स्ट्रिक्ट कितने हैं, क्या पाकिस्तान में कैश ट्रांजैक्शन है, क्या डॉक्यूमेंट इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी कितनी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी कितनी है, फॉर्मल इकोनॉमी कितनी है। तो अगर सारे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो उस सिचुएशन में जो न्यू कमर आ रहे हैं, जो लाइसेंस लेंगे इस डिजिटल एसेट को इशू करने का, मैनेज करने का, अगर तो उनकी नीयत हलाल की है तो हलाल की तरफ चलते हैं, हराम की है हराम की तरफ चलते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी तो टैक्स पेयर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, तो बजाय इसके कि वो चेक इशू करेंगे, टीटी करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, वो डिजिटल एसेट में पेमेंट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एफबीआर को परेशानी आ सकती है। अब सवाल यह है नाजरीन कि क्या बिटकॉइन एक जुआ है, गैम्बल है? नेक्स्ट शीट में अगर देखें, बिटकॉइन्स अनप्रेडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट मेक इट सिमिलर टू हाई रिस्क ट्रेडिंग और गैम्बलिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बिटकॉइन या कोई भी डिजिटल एसेट हो, अगर स्पेशली हम बिटकॉइन को ले लें कि उसकी एक हिस्ट्री है जिसकी बेस पे हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जो हाई रिस्क ट्रेडिंग है वो गैम्बलिंग ही है। Investors bet on value appreciation, but losses are frequent, especially among inexperienced traders. Inexperienced trader से मुराद ये है जो छोटा छोटा ट्रेडर है, वो अगर बड़े मगरमच्छ के शेल्टर में काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ कमा लेगा, लेकिन अगर वो बड़े मगरमच्छ की शेल्टर में काम नहीं कर रहा तो उसके लिए कमाना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट्स आर अटेम्प्टिंग regulations to minimize manipulation, but Bitcoin's decentralized nature makes enforcement difficult, क्योंकि ऑफशोर में ट्रांजैक्शन जा सकती हैं। मैं इधर बिटकॉइन दूं, मुझे यूएस में ऑफशोर में, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में, मुझे पनामा में मुझे बिटकॉइन मिल जाएंगे, मेरी ऑफशोर कंपनी में मिल जाएंगी। सो बॉटम लाइन ये है कि बिटकॉइन एक ऐसी इजाद है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे हाई रिस्क ट्रेडिंग या गैम्बलिंग को प्रमोट करती है। स्टॉक एक्सचेंज में है तो मैं लिमिटेड हूं, अगर मैं फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा हूं, न्यूयॉर्क में कर रहा हूं, पाकिस्तान में कर रहा हूं, तो मैं लिमिटेड हूं टू दैट स्टॉक एक्सचेंज। अगर हमने बिटकॉइन में तो दैट इज इंटरनेशनली। इसी सिचुएशन को, गैम्बलिंग को अगर हम नेक्स्ट शीट में देखें कि सतोशी नाकामोटो's वेल्थ, ये एक नेम है, जापानीज नेम है, था कि नहीं था इसके बारे में कोई पता नहीं बंदा कौन था, लेकिन उसने बिटकॉइन को क्रिएट करवाया, किया गया उसको सामने रखते हुए। तो जो बिटकॉइन 2009 में क्रिएट किया गया वो 0.00099 सेंट में था और 1.1 मिलियन उसने इशू किए जो $1089 के थे। $1089 के 1.1 मिलियन बिटकॉइन इशू किए गए। नेक्स्ट शीट में देखें कि जब ये ही चूंकि ये हाई रिस्क ट्रेडिंग है, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो यही बिटकॉइन $751 के हो गए। जब $751 का बिटकॉइन हो गया तो ये जो $1000 का बिटकॉइन, $1000 के 11 लाख बिटकॉइन थे, इसकी वैल्यू $1000 से बढ़ के 826 मिलियन हो गई। और यही बिटकॉइन 2025 में एक बिटकॉइन $1,11,814 का हो गया। एक बिटकॉइन नाजरीन, क्यों वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि कैप है, इतने ही बिटकॉइन है। दोस्तों आ जाओ, बिटकॉइन लिमिटेड कैप है और इशू नहीं हो सकते, इसी में कमा लो और सट्टेबाजी करते रहो, वैल्यू खुद ही बढ़ाते जाओ, वर्चुअल ऐप बढ़ाते जाओ, उसके पीछे क्या है क्या नहीं आज तक इशू नहीं हुआ। तो वो जो एक बिटकॉइन $1,11,000 का हुआ, तो जो वो साहब थे जिनके 11 लाख बिटकॉइन थे, वो $122 बिलियन का ऑनर बन गया, बैठे बैठे ऑनर बन गया। अभी ये सिचुएशन को मैनेज करें। नेक्स्ट शीट में चलते हैं हम कि ये जो मामला है कि जो 0.0099 सेंट का बिटकॉइन था उसकी प्राइस $1,11,000 तक बढ़ गई ड्यूरिंग दिस 2009 से लेकर 2025 तक। ये बढ़ाई गई, एक तरफ बैठे हुए हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अगर इसी को नाज़रीन अगली शीट में जाके देखें कि अगर हम इसको कंपेयर करें गोल्ड के साथ, गोल्ड
पहले 2009 में जो इस एक कॉइन के साथ मैं कुछ भी गोल्ड नहीं खरीद सकता था क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी, और 2025 में एक कॉइन के साथ मैं 33 आउंस गोल्ड खरीद सकता था। ये है बिटकॉइन की हकीकत। क्योंकि टाइम शॉर्ट है नाज़रीन, कि अगर मैं अज्यूम करूं कि जो 21 मिलियन बिटकॉइन उन्होंने इशू किए थे सातोशी साहब ने, उसकी वैल्यू $1,00,000 पर कॉइन लगाऊं, इतना सा कॉइन होता है, वो $2.1 ट्रिलियन है। क्वेश्चन ये है कि नाज़रीन इतनी वैल्यू घर बैठे बैठे नहीं बढ़ सकती। ये एक गैम्बलिंग है। इस गैम्बलिंग के अंदर हलाल नहीं है, हराम है। अगर हलाल करना है उसको, कि अगर ये वर्चुअल एसेट हलाल करने हैं तो उसकी कंडीशन कुरान में क्या है, इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन अगले प्रोग्राम में हम उस पर बात करेंगे कि वर्चुअल एसेट को हलाल कैसे करना है। वर्चुअल एसेट कौन सी कंडीशन है तो ये हराम है, कौन सी कंडीशन है वर्चुअल एसेट हलाल है। इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। इसी में से हमने सोल्यूशन निकालना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म निकालने हैं कि 22 करोड़ लोग गुर्बत की गरीब हैं और 11 गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हमने इसको कैसे मैनेज करें नाज़रीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।